गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी और आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है और इसमें हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट बना के अपने इसी चैनल पे डाल दिया है। अब जो हमने स्टार्ट किया है वो क्लास 7 स्टार्ट किया है और इसके 2 चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो ये चैप्टर है तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। बिल्कुल, हमने चैप्टर 2 में देखा था कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं मिला था हमें जिसकी राजधानी क्या रही हो, दिल्ली रही हो। इसकी वजह है कि दिल्ली 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा था। ठीक है, कब? 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बना। आगे देखते हैं तालिका 1 पर नजर डालते हैं। तालिका 1 मतलब ये नीचे दिया गया है तालिका 1। ठीक है, इसको देखेंगे और ये मानचित्र देखते हैं। मानचित्र में दिल्ली दिखाया गया है जिसमें फिरोज शाह कोटला दिखाया गया है, हौस खास को दिखाया गया है, कुतुब मीनार को दिखाया गया है, तुगलकाबाद को दिखाया गया है, दहलिया कोहाना को दिखाया गया है। ठीक है, पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। यानी तोमरों को किसने परास्त किया था? वो किया था चौहानों ने। चौहान को चहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मतलब वाणिज्य बोले तो यहाँ से व्यापार का एक अच्छा केंद्र ये बन गया, जहाँ से व्यापार बहुत अच्छे से हुआ करता था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी के आरंभ में। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया। तालिका 1 में देखेंगे। ठीक है, उन 5 वंशों की पहचान करनी है जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। ठीक है, जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक, ये नगर थे। ठीक है, जो नगर मैंने आपको बताया ये सुल्तानों द्वारा बसाए गए नगर थे। दिल्ली कोहाना, सिरी और जहाँपनाह को पहचानिए। ठीक है, दिल्ली कोहाना यहाँ है, ठीक, सिरी यहाँ है और जहाँपनाह बोले तो हौजे सुल्तानी। ठीक, तालिका 1 को जब देखते हैं दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक में सबसे पहले देखते हैं राजपूत वंश। कौन सा वंश? राजपूत वंश। राजपूत वंशों में सबसे पहले तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 में, 1165 में। ठीक, और फिर अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। पृथ्वीराज चौहान ने 2 तराई के युद्ध लड़े थे। पहले तराई का युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज जीत गए थे। दूसरा तराई का युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौर ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, प्रारंभिक तुर्की शासक कौन थे? 1206 से 1290 तक इन्होंने क्या किया? राज किया था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे कोई पूछेगा तो उसका नाम है इल्तुतमिश। फिर अगला है रजिया 1236 से 1240 और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। गयासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति दी थी। लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति किसकी दी हुई थी? मैं ठीक से लिख देता हूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने दी थी? बलबन ने। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रारंभिक वंश में पहला वंश देख लिया हमने, ये दूसरा आगे देखते हैं। उसके बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है,
खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 इसका काल रहा है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। क्या आता है? तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद आता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक को 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक को 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। उसके बाद आता है सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश का काल हम देखें तो 1414 से 1421 और में जिक्र खान क्या करता है? राज करता है। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश में बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। ठीक है, ये 5 वंश थे जो आपने देखे अभी। इन 5 वंशों के नाम आपने देखे: प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश, राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, ये आपने वंश देखे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जो तोमरों का राज था वो कब से स्टार्ट हुआ? 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। और प्रारंभिक तुर्की शासन कहाँ से कहाँ तक हुआ? 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1314, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी इतिहासकार कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास तारीख एक वचन तवारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। ठीक है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। वो न्याय संगत शासन पर को लिए महत्व दिया करते थे। न्याय चक्र क्या था दिल्ली के सुल्तानों का? 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुद्दबीर ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। बिल्कुल, जब तक देश का किसान ही खुश नहीं रहेगा, जब तक देश के कारीगर ही खुश नहीं रहेंगे, राजस्व कहाँ से आएगा? और अगर ये खुश रहेंगे तो राजस्व में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। राजस्व में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी और राज्य की आय में वृद्धि होगी और प्रसन्नता से ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये कुछ और बातें ध्यान रखनी है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तवारीख के लेखक कहाँ रहते थे? नगरों में। गाँव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा से किया करते। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं थे। जो विचार इन लेखकों के थे, ठीक है, उनसे सब के सब जो थे वो सही से सम्मत नहीं रखते थे। ठीक है, क्योंकि ये शासक केंद्रित इनका विचार था। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया 1236 में कब बैठी है? सिंहासन पर बैठी। ठीक है, उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया को 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया क्योंकि
तुर्क ए चहामान के लोग उससे प्रसन्न नहीं थे। और तुर्क ए चहामान की स्थापना किसने की थी? तुर्क ए चहामान की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और तुर्क ए चहामान के लोग रजिया से प्रसन्न नहीं थे और उनको रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। आगे देखते हैं। अच्छा, ये एनसीईआरटी ने वर्ड समझाने की कोशिश की है। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, लिंग भेद का अर्थ क्या है? आप ये शब्दों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके एनसीईआरटी के वर्डों से एनसीईआरटी को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब देखिए, थोड़ा रजिया के बारे में देखते हैं। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार क्या कहते हैं? ये विचार, मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज सिराज के विचार को अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है और कमेंट में इसको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, ठीक है। मैं आपका फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गौरियन शहर से साम्राज्य तक। ये दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का पूरा इलाका है। ये पूरा इलाका दिल्ली सल्तनत में आता है ये, ठीक है। देखते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों, उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती जो जरा सी कमजोरियों का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते। इन चुनौतियों को चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, ठीक है। उत्तर पश्चिम से जो हमलावर थे उनका लगातार क्रम बढ़ रहा था। किसके काल में? बलबन के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए गए।
व्यापार को प्रोत्साहन यहाँ पे दिया गया और कृषि को प्रोत्साहन दिया गया था। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम पर पहुंच गए। दक्षिण का अभियान किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ तक चले थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे। चरम यानी बहुत आगे तक बढ़ चुके थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं का परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते और साथ ही किसानों से कर वसूल करते, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? ये तो सोचने वाली बात है कि दिल्ली से दक्षिण का अभियान हो रहा है तो कितना विशाल ये कार्य रहा होगा, नियंत्रण किस सीमा तक रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे ना तो आने जाने का कोई हिसाब किताब था, ना तो आज की तरह रेलगाड़ियाँ चलती थी। उस टाइम पे रथों से, घोड़ों से यात्राएं की जाती रही होंगी। चित्र 2 को देखें, कितना बढ़िया मस्जिद बनाया हुआ है। ये मस्जिद है, कुतुब मीनार का पूरा परिसर यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये दिल्ली है, कुहाना पुराना शहर। ठीक है, मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जमा मस्जिद है जामी, वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुताबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा को। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावों को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन डालते हैं एक नज़र इस पे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते हैं। इन गुलामों को फारसी या बंदगा कहा जाता था। जो सुल्तान थे वो गुलामों को रखना ज़्यादा पसंद किया करते थे। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता। उन्हें राज्य के कुछ बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जो सुल्तान थे वो अपने बेटों से बढ़कर मानते थे गुलामों को। ठीक है, तो उस पर सुल्तानों को सलाह दी जाती, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे।
ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के आप अपने नौकर होते। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट चालू हो जाती। जाहिर सी बात है, नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट तो होनी ही है। ये आज के टाइम पे भी होता है, पहले भी होता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों का संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। ठीक है, देखो हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, किसी भी एग्जाम का ये सार है, सार बोले तो बेस है। अगर इसको आपने नहीं पढ़ा, इसको आपने नहीं देखा, तो शायद आपने किसी एग्जाम की तैयारी ही ठीक से नहीं की। ठीक है, और आपको इस एनसीईआरटी को पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आप आज पढ़ लें चाहे कल पढ़ लें। आज पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, कल पढ़ेंगे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं हुआ तो दिक्कत है। ठीक है, देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, मोहम्मद तुगलक के अधिकारियों को। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक एक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, कलाल मतलब क्या, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजमान नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जयाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। ठीक है, पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके और सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते हैं। मुक्ति और इक्तेदार आपको समझ में आया? इक्तेदार उसे कहा जाता था जिसे क्या कहता है, जिसे सुल्तान कुछ इलाके देता और उस इलाके से जो वसूली करता, उसे जो संभालता, उसे इक्तेदार कहा जाता। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अपनी सैनिक सेवाओं, ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये लाइन को उठा के, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिक को तनख्वाह देते। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते। मतलब मुक्ति और इक्तदार का जो हिसाब लेता, उसके लिए राज्य किसको नियुक्त करता था? लेखा अधिकारी को नियुक्त करता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य के नियंत्रण में लाया गया। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में, शासन काल में राजस्व निर्धारण और वसूली को राज्य के नियंत्रण में ला दिया गया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन और पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकार के सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, खिलजी वंश के टाइम पे 3 प्रकार के कर लगाए जाते।
कृषि पर जिसे खराज कहा जाता, और जिसे किसान उपज पर 50% होता, जो किसानों की उपज का 50% होता। दूसरा मवेशियों पर, तीसरा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर नहीं था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता। सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया है। देखो इब्न बतूता क्या बताता है। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस और झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुंथे होते कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले का प्राचीन काम करते। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से, बांसों से काट डालती हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसअक्शियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती भरी थी। आइए देखिए दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया होगा। मंगोल आक्रमण का सामना दोनों ने कैसे किया। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। दोनों की तुलना यहाँ पे की गई है। ठीक है, इस तुलना को करते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, और 1302 और 1303 में तक। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ा की। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसअक्शियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक गौरसेन शहर बनवाया। ठीक, गौरसेन शहर आपने देखा था मानचित्र 1 में। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कुहाना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है, दौलताबाद को राजधानी किसने बनाया था? तो तुगलक वंश में बनवाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट है, सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया जाता। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर लिया जाता। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली की चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अफसर की बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, उन्हें सजा मिलती थी। यानी कीमत नियंत्रण स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह
टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोग को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्कों को वे बचाकर रख लेते और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में काफ़ी कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी कदम उठाए थे, उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद बिन तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली को किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हिसाब रहा? आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा में सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए राज्य भी उभरकर सामने आए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में कार्य शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530-40, 1555 और 56 तक चुनौती दे दी और उन्हें परास्त किया था। हुमायूं को शेर शाह ने परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी अकबर ने भी शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपने राज्य में मान्यता दी थी। ठीक है। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। ये कुछ अन्य तथ्य है जो आपको पता है एनसीईआरटी का चैप्टर के एंड में दिए ही रहते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ही ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता। नाइटों से अपेक्षा की जाती कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती कि इन योद्धाओं को अपनी आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा के लिए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग नाइट कहलाने थे। ठीक है, अब ये चैप्टर समाप्त हुआ और आपको इन चैप्टर का जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं
इनका आपको उत्तर देना है। इस चैप्टर को दोबारा जितनी बार आप देख सके उसको देख के 100 वर्डों में क्वेश्चन आंसर के उत्तर देने हैं, ठीक है। और एक कुछ इसमें महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दी गई हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता क्या है, और इसके बारे में आपको 50-50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है मुगल साम्राज्य, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से, ध्यान से और पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।